गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ जेनेटिक्स। देखो जेनेटिक्स लगता है कि बहुत कठिन है, वैसा कुछ है नहीं। अगर इसके कॉन्सेप्ट्स को समझोगे तो काफ़ी आसान है। शुरू में लोड लेकर चलोगे कि नहीं जेनेटिक्स हमसे नहीं बनता है ऐसा, तो फिर मुश्किल है। इसीलिए पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझो कि आखिर में ये ऐसा होता क्यों है। उसके बाद आप लोग को पढ़ना बिल्कुल आसान होगा। जितना हो सके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना। क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो सारी चीज़ें आसान लगेंगी। ओके, हालांकि मानता हूँ कि अभी थोड़ा टाइम कम है, फिर भी आप लोग के लिए थोड़ा ये सपोर्टिव चीज़ होगा। ठीक है, ओके। कुछ टर्म्स की बात कर लेते हैं अपन। जेनेटिक्स होता क्या है? व्हाट इज जेनेटिक्स? जेनेटिक्स एक ब्रांच है बायोलॉजी या साइंस का, जिसमें स्टडी करते हैं हम हेरिडिटी का। हेरिडिटी का मतलब वंशागति। मैं समझाऊंगा कि ये होता क्या है। वंशागति प्लस विविधता का अध्ययन किया जाता है। विविधता को इंग्लिश में कह सकते हो वेरिएशन। ठीक है ना। देखो, समझना इस बात को कि ये पेरेंट हैं, ठीक है ना, पेरेंट हैं या पूर्वज हैं। इनका कोई संतान है, प्रोजेनी है। ठीक, तो पेरेंट के कुछ कैरेक्टर जो होते हैं, कुछ कैरेक्टर, कुछ लक्षण, ये लक्षण संतान में आ जाते हैं। मान लो कि इसके 2-3 संतान हैं, ठीक है ना। तो इनके पेरेंट के जो लक्षण हैं वो इन संतान में आते हैं, इन प्रोजेनीज में आते हैं। तो ध्यान देना यहाँ पर एक बात, ये जो लक्षण पेरेंट से प्रोजेनी में आ रहे हैं, मतलब पूर्वजों से बच्चों में जा रहे हैं, पूर्वजों से संतान में लक्षणों का जाना। हालांकि आप लोग को पता है कि जीन होते हैं, बहुत सारे क्रोमोसोम्स होते हैं जो पेरेंट से प्रोजेनी में जाते हैं। मतलब जो पूर्वज हैं उनसे गैमिट्स के द्वारा, गैमिट्स के थ्रू फिर संतानों में चले जाते हैं। तो इस कैरेक्टर को हम कहते हैं इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस या लक्षणों की वंशों में गति, एक वंश से दूसरे वंश में, फिर अगले वंश में लक्षणों की गति हो रही है, इसको हम कहते हैं वंशागति या वंशानुगति, इनहेरिटेंस। ठीक है ना। अब दूसरी बात ध्यान देना, इतनी सारी संतानें हैं, सभी में पूर्वजों के लक्षण गए हैं। सारे संतानों में बराबर एक ही तरह के लक्षण जाते हैं क्या? नहीं, थोड़े डिफरेंट लक्षण होते हैं, अलग अलग लक्षण होते हैं। सारे संतान एक जैसे बिल्कुल सेम टू सेम तो नहीं होते ना, थोड़े अलग अलग होते हैं। मतलब उनमें जो पेरेंट हैं उनके लक्षण अलग अलग अनुपात में जाते हैं। मतलब इनके बीच, संतानों के बीच में भी कुछ न कुछ डिफरेंस होता है, थोड़ा बहुत विविधताएं होती हैं। इसको हम कहते हैं विविधता या फिर वेरिएशन। अलग अलग वैरायटी के होते हैं सब, उसको हम कहते हैं वेरिएशन। तो जेनेटिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। लक्षणों की वंशागति और उनकी विविधता का अध्ययन जेनेटिक्स कहलाता है। ओके, जेनेटिक्स के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। अब तो एम्स भी साथ में होने वाला है, तो हो सकता है कि एनसीईआरटी से बाहर थोड़ा बहुत क्वेश्चंस आ जाएं। तो जेनेटिक्स जो वर्ड है, दिस इज गिवन बाय डब्ल्यू बैटसन। बैटसन नाम के साइंटिस्ट ने जेनेटिक्स वर्ड दिया। ठीक है ना। सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया था, मतलब किसी के दिमाग में ठनका था कि आखिर ये इनहेरिटेंस वेरिएशन जो चीज़ है वो कैसे हो रही है, क्यों हो रही है। जो पिता हैं,
माता पिता हैं उनके बच्चे उन्हीं के जैसे क्यों दिखते हैं, पहले सोचा था मेंडल ने, ग्रेगर जॉन मेंडल ने, और उसने इस चीज़ पे थोड़ा एक्सपेरिमेंट किया था, मटर के पौधे पर एक्सपेरिमेंट किया था, इसीलिए हम कहते हैं फादर ऑफ जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स। जेनेटिक्स को हिंदी में क्या कहते हैं, जो भी होगा, आनुवंशिकी, आनुवंशिकी के पिता, फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है क्योंकि सबसे पहले इन्हीं ने एक्सपेरिमेंट किया था और स्टडी स्टार्ट किया था। ओके, और अच्छा खासा स्टडी किया था। हालांकि ये निष्कर्ष, जो फाइनल निष्कर्ष है, फाइनल जो आउटकम है, ऐसा क्यों होता है, ये चीज़ नहीं बता पाए, लेकिन इन्होंने जो भी स्टडी किया था ये बहुत सटीक स्टडी किए थे, कंक्लूज़न पे नहीं पहुँचे डायरेक्ट, जो कंक्लूज़न है इसका रीज़न क्या है इस चीज़ पे नहीं पहुँचे, लेकिन बहुत ज़्यादा स्टडी किया इन्होंने और बहुत सिस्टमेटिक स्टडी किया, इसलिए इनको हम फादर ऑफ जेनेटिक्स मानते हैं। ओके, देखो इनके स्टडी करने के बाद, ग्रेगर जॉन मेंडल के स्टडी करने के बाद बहुत सारी चीज़ें सामने आई। जीन क्या होता है, क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, मतलब मॉलिक्यूलर बेसिस पर स्टडी हो गया। उसके बाद अच्छे से प्रूफ किया बेटसन ने उसको अच्छे से प्रूफ किया, इसीलिए हम कहते हैं फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स, बेटसन, डब्ल्यू बेटसन मॉडर्न जेनेटिक्स के फादर माने जाते हैं। ओके, देखो अब फादर ऑफ जेनेटिक्स तो मेंडल रहे, उसके बाद मॉडर्न जेनेटिक्स फादर बेटसन। बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया किसने, एक्सपेरिमेंट किया ड्रोसोफिला पर, और भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं जिन पर एक्सपेरिमेंट करके इसको प्रूव किया गया। किसने प्रूव किया बताऊं, थॉमस हंट मॉर्गन ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, उसके बाद पुख्ता सबूत दिया। मेन पॉइंट एक्सपेरिमेंट किया था मॉर्गन ने, इसीलिए मॉर्गन को हम कहते हैं फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। सब कुछ एक्सपेरिमेंट करके प्रूव कर दिया, वो हैं थॉमस हंट मॉर्गन। ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स प्लस एक्सपेरिमेंट ऑन ड्रोसोफिला, ये क्वेश्चन आ चुका है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, देखो जब थॉमस हंट मॉर्गन ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, ड्रोसोफिला पर एक्सपेरिमेंट किया इन्होंने, मेनली ड्रोसोफिला पर, और बहुत सारे थ्योरीज कॉन्सेप्ट्स दिए कि क्या क्या होता है जेनेटिक्स में। देखो इन्होंने क्या किसके बारे में बताया, इन्होंने लिंकेज के बारे में बताया, ड्रोसोफिला में कुछ लिंकेज ग्रुप्स होते हैं क्रोमोसोम के, तो उसके बारे में बताया। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है लिंकेज, जो मैं आगे पढ़ाऊँगा। लिंकेज हो सकता है, लिंकेज का मतलब दो जीन एक साथ हों या किसी स्पेसिफिक क्रोमोसोम पर कोई जीन हो, बहुत सारे जीन हो, एक साथ जुड़े हुए जीन हो, तो उसको हम कहते हैं लिंकेज। मतलब जीन एक साथ जुड़े हुए हैं, फ्री नहीं हैं, इसको कहते हैं लिंकेज। तो इन्होंने लिंकेज के बारे में बताया, जैसे कि सेक्स लिंकेज हो गया। इन्होंने क्रॉसिंग ओवर के बारे में बताया, सबका बेसिक्स है, मैं आगे बताऊंगा आप लोग को, ठीक है ना। लिंकेज है, दो जीन एक साथ जुड़े हुए हैं तो एक साथ गति करेंगे, पेरेंट से प्रोजेनी में एक साथ जाएंगे, लेकिन हो सकता है कि ये जीन एक दूसरे से अलग हो जाएं, मतलब कट जाएं और किसी दूसरे के साथ जुड़ जाएं तो अलग अलग हो जाएं, उसको हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। सिंपल सी बात है, जब ये लिंकेज की स्टडी कर रहे थे तो थोड़ा बहुत क्रॉसिंग ओवर हुआ, तो इनको क्रॉसिंग ओवर का भी पता चला कि एक्चुअल में लिंकेज नहीं हो रहा है,
क्रॉसिंग ओवर हुआ, कैसे हुआ, सब चीज़ का स्टडी इन्होंने किया। बहुत इम्पॉर्टेंट है, लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर की स्टडी की किसने? थॉमस एंड मॉर्गन ने। ओके, तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैंने बताया अभी, इसका ध्यान रखना है आपको। ठीक है, आप मेरे वीडियो को वापस फिर से प्ले कर सकते हो, अगर समझ में नहीं आता है तो फिर से प्ले कर सकते हो, समझ में आ जाएगा। ओके, चलो कुछ टर्म्स की बात कर लेता हूँ मैं, बोलोगे ये क्या है। देखो, जैसे कि जीन बोला, अब हो सकता है कोई जीन को ही ना समझ रहा हो, तो जीन क्या है तो सब मैं बताता हूँ। ठीक, जब मेंडल एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो वो फैक्टर फैक्टर चिल्लाया करते थे। फैक्टर्स क्या है? देखो, मेंडल के एक्सपेरिमेंट के टाइम पर जीन की डिस्कवरी नहीं हो पाई थी, इसीलिए वो जीन को फैक्टर्स बोला करते थे। तो फैक्टर एक्चुअली है क्या, समझाता हूँ। मान लो कि ये पेरेंट है, पेरेंट 1, पेरेंट 2, दो पेरेंट हैं, मेल फीमेल। ठीक है, इनका प्रोजेनी आया, फर्स्ट फिलियल। मतलब फर्स्ट फिलियल का मतलब इनका पहला संतान। जैसे माता पिता हैं तो उनके बच्चे, उनके नाती पोते नहीं, माता पिता हैं तो उनके बच्चे। ठीक है ना, तो इन्होंने देखा कि पेरेंट में अगर कोई लक्षण है, मान लो ये कोई लक्षण है पेरेंट में, तो वो लक्षण उनके बच्चे में भी आ जाते हैं। जैसे हाइट ज़्यादा है तो उनके बच्चे भी हाइटेड होते हैं, हाइट कम है तो उनके बच्चे का भी हाइट कम होता है, गोरे हैं तो गोरे बच्चे होते हैं, काले हैं तो काले बच्चे होते हैं, ऐसा होता है। ठीक है ना, तो इनको क्या लगा, ध्यान देना, इनको लगा कि पेरेंट में कुछ तो ऐसा चीज़ है जो गैमीट्स के थ्रू, युग्मकों के द्वारा अगले पीढ़ी में जा रहे हैं। तो पेरेंट में क्या चीज़ है, आज हम जानते हैं कि वो जीन है, क्रोमोसोम में जीन है। उस समय क्रोमोसोम जीन का कोई अता पता नहीं था, तो उन्होंने पेरेंट में जो कुछ भी है उसको उन्होंने बोला फैक्टर। तो एक्चुअली में फैक्टर है क्या? दिस इज यूनिट ऑफ हेरिडिटी। ये आनुवांशिकता का एक इकाई है, आनुवांशिकता का इकाई है। ठीक है ना, यूनिट ऑफ हेरिडिटी। आज हम उसको जीन के रूप में जानते हैं, वो पहले उसे फैक्टर बोलते थे। देखो, और इम्पोर्टेंट पॉइंट, पेरेंट का एक फैक्टर मान लो कि मेल गैमिट में आया, और फीमेल पेरेंट का एक फैक्टर फीमेल गैमिट में आया। अब दोनों मिलकर बनाए जाइगोट, तो जाइगोट में दोनों के फैक्टर साथ में आ गए ना। तो ये जो फैक्टर हैं, ये फैक्टर जोड़े में पाए जाते हैं, ये पेयर्ड होते हैं। ठीक है ना, तो फैक्टर्स किसी पेरेंट में जोड़े में होते हैं। जब पेरेंट में जोड़े हैं तो उनके युग्मकों में, उनके गैमिट्स में अनजोड़े हो जाएंगे, सिंपल सी बात है। ओके, तो ये चीज़ ध्यान देना है। मेंडल सिर्फ फैक्टर फैक्टर बोला जाता था, फैक्टर या हिंदी में उसको कारक कहते हैं। ठीक है ना, मेंडल कारक जानता था, जीन नहीं जानता था। बाद में जब स्टडी हुआ तो फैक्टर फैक्टर जो चिल्लाते थे मेंडल, प्रूव कर दिया कि वही होता है जीन। किसने प्रूव किया? बेटसन ने, बेटसन ने प्रूफ किया कि वो जीन है। ठीक है ना, जीन, और नाम भी दिया बेटसन ने, मैं बता चुका हूँ आपको। नेक्स्ट पॉइंट, एलील क्या होता है? एलील, व्हाट इज एलील, समझना मेरी बात। मान लो कि ये पेरेंट है, कोई पेरेंट है, इसमें फैक्टर्स हैं,
पता है फैक्टर जोड़े में होते हैं। ये 2 फैक्टर्स हैं, दीज आर फैक्टर्स, या फिर इसी को बेटसन ने बोला जीन। आज हम जीन ही बोलते हैं, फैक्टर नहीं बोलते। तो ये फैक्टर्स या जीन, ये फैक्टर्स जोड़े में पाए जाते हैं। गैमिट्स में सिंगल सिंगल जाएंगे। देखो ये है गैमिट। रिप्रोडक्शन पढ़े होगे तो पता होगा, गैमिट हैप्लॉइड होते हैं और पेरेंट डिप्लॉइड होते हैं, द्विगुणित होते हैं। हैप्लॉइड और डिप्लॉइड का मतलब ही यही होता है कि पेरेंट में जो भी जीन है या फैक्टर्स हैं वो जोड़े में पाए जाते हैं। मतलब एक जोड़ा या 2 सेट, उसमें से सिर्फ एक ही सेट, सिर्फ सिंगल सेट जाता है गैमिट्स में, इसीलिए गैमिट्स को बोलते हैं हम हैप्लॉइड। वो सब मैं आगे बताऊंगा और आप लोग को पता भी है। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना, ये जो फैक्टर या जीन है, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरेक्टर या लक्षण। जैसा जीन होगा, जैसा फैक्टर होगा सेल्स में हमारे बॉडी में, मतलब हमारे बॉडी की सेल्स में, वैसे ही हमारे लक्षण होंगे। सिंपल सी बात है। फैक्टर या जीन में इंफॉर्मेशन स्टोर होता है, सूचना संग्रह होती है, वही सूचना बाहर एक्सप्रेस होता है। किसी भी लक्षण के लिए जिम्मेदार होते हैं जीन। मान लो कि मेरा हाइट ज़्यादा है, जैसे मेरा हाइट ज़्यादा है तो मुझ में हाइट का जीन प्रेजेंट है, ठीक है ना, हाइट का जीन प्रेजेंट है। अगर बौना होता तो हाइट का जीन प्रेजेंट नहीं होता क्या? होता। आखिर हाइट तो एक कैरेक्टर है, चाहे वो लंबा हो या बौना हो, हाइट तो है। हाइट के 2 टाइप हैं, ध्यान देना, बहुत सारे टाइप हैं, कोई मीडियम साइज है, कोई ज़्यादा लंबा है, कोई छोटा है, लेकिन ध्यान देना हाइट लंबा भी हो सकता है और हाइट कम भी हो सकता है, लेकिन हाइट तो है ना, या तो लंबा या छोटा। हाइट के 2 टाइप, सिंपल सी बात है। फैक्टर जो हैं उनके 2 टाइप। फैक्टर किसी एक कैरेक्टर के लिए जिम्मेदार है, एक ही लक्षण के लिए जिम्मेदार है, वो है हाइट। लेकिन हाइट जब 2 टाइप का हो सकता है, फिनोटाइप या लक्षण 2 टाइप का हो सकता है, तो उस लक्षण के लिए जिम्मेदार है जीन, वो जीन भी 2 टाइप का हो सकता है। क्लियर है ये बात? देखो फैक्टर्स या जीन हैं, इनके अल्टरनेटिव फॉर्म होते हैं। अल्टरनेटिव फॉर्म या इसके विभिन्न प्रकार होते हैं, विभिन्न प्रकार होते हैं। एग्जाम्पल के लिए बता दे रहा हूँ, ज़्यादा ग्रिप में आएगा। देखो जैसे कि एक लक्षण है, एक ही कैरेक्टर है, हाइट। हाइट एक लक्षण है, एक ही लक्षण है हाइट, ठीक है ना। इसके 2 टाइप हो सकते हैं, अभी मैं 2 ही बता रहा हूँ। या तो लंबा हो सकता है, टाल हो सकता है, या तो ड्वार्फ या बौना हो सकता है। सिंपल सी बात है, लक्षण तो एक ही है, लेकिन इस लक्षण के 2 टाइप हैं, या तो लंबा या तो छोटा। अब ध्यान देना, किसी भी लक्षण के लिए जिम्मेदार होता है जीन, मेंडल के अनुसार बोलें तो फैक्टर, ठीक है ना। तो एक लक्षण के लिए, सिंगल कैरेक्टर के लिए, सिंगल लक्षण, एक लक्षण हाइट के लिए सिंगल जीन होगा, ठीक है ना। अब जितने भी बॉडीज हैं, जितने भी इंडिविजुअल्स हैं, चाहे वो मटर का पौधा हो, चाहे वो आदमी हो, चाहे कोई भी जीव हो, जितने भी जीव हैं, अगर उसमें हाइट है, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता कि उसका हाइट कम है या ज़्यादा है, अगर उसमें हाइट नाम का कोई कैरेक्टर है तो उसमें हाइट का जीन प्रेजेंट होगा, मतलब जीन उपस्थित होगा। यदि वो लंबा है, अगर वो लंबा है, हाइटेड है, टॉल है, तो उसमें टॉल वाला जीन होगा या टॉल वाला फैक्टर होगा। अगर वो ड्वार्फ है, बौना है, तो उसमें ड्वार्फ वाला फैक्टर होगा। ओके, तो
तो फैक्टर के दो टाइप हुए, टॉल वाला फैक्टर और ड्वार्फ वाला फैक्टर। समझे मेरी बात? जीन तो एक ही है, लेकिन उस जीन के दो अल्टरनेटिव फॉर्म है। हो सकता है वो लंबा वाला जीन हो सकता है वो छोटा वाला जीन हो, लेकिन जीन तो है लंबाई का। तो कैरेक्टर एक है, लक्षण एक है, लेकिन उसके लिए अलग अलग प्रकार के जीन हो सकते हैं। तो मैं कह सकता हूं, ध्यान देना इधर, एलील क्या होता है? दिस इज अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन। मतलब जीन के दो अल्टरनेटिव फॉर्म, अलग अलग प्रकार हैं, तो उसको हम कहते हैं एलील। ओके, जैसे कि एग्जाम्पल, हाइट का जीन है, लंबेपन मतलब ऊंचाई, लंबेपन का जीन है, तो इसके दो टाइप के एलील होंगे, दो टाइप के एलील होंगे। या तो हो सकता है वो टॉल का एलील हो या फिर ड्वार्फ का एलील। ओके, ठीक, तो एलील क्लियर है। एलील को और समझाता हूँ, क्योंकि एलील से क्वेश्चन आता है। देखो, मान लो कि ये एक क्रोमोसोम है, ये दूसरा क्रोमोसोम, ठीक। एक सेल है जो डिप्लॉइड है, द्विगुणित कोशिका, उसमें ये क्रोमोसोम है, दीज आर क्रोमोसोम। एग्जाम्पल भी दे दे रहा हूँ, क्रोमोसोम नंबर 11। सेल में दो क्रोमोसोम हैं, क्रोमोसोम तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं 11वें जोड़े के क्रोमोसोम की बात कर रहा हूँ। मान लो कि ये मैटरनल होगा, ये पैटर्नल होगा, एक माता से आया हुआ होगा, एक पिता से आया हुआ, गैमेट्स के थ्रू आया होगा। इतना बेसिक्स आप लोग जानते हो, इसीलिए मैं इतना बता रहा हूँ। नहीं तो क्लास में जो रेगुलर क्लासेस चलती हैं उसमें हर चीज़ क्लियर कर सकता था, लेकिन अभी नहीं कर सकता मैं। और मैं मानता हूँ कि आप लोग पढ़ चुके हो ये सब। देखो, मैटरनल क्रोमोसोम और पैटर्नल क्रोमोसोम है। मान लो कि इसमें यहाँ पर हाइट का जीन है, हाइट का जीन, ऊंचाई का जीन, ठीक है। माता में हाइट था, चाहे वो ड्वार्फ हो या मीडियम साइज्ड हो या फिर टॉल, आखिर हाइट था मदर में, तो मदर का जीन आया है। पिता में भी तो हाइट था। अब हाइट का जीन है, ध्यान देना, हाइट का जीन, जब एक ही कैरेक्टर का जीन है तो उस जीन का भी एक ही जगह तो होगा ना, दोनों में, दोनों के क्रोमोसोम में एक ही जगह होगा। तो ऐसा नहीं है कि हाइट का जीन मदर में 10वें क्रोमोसोम पे है तो फादर में 11वें क्रोमोसोम पर, नहीं, ऐसा नहीं होता। लक्षण एक है तो उस लक्षण के लिए रिस्पॉन्सिबल जो जीन है वो सेम नंबर के क्रोमोसोम पर और सेम जगह पर होगा। ध्यान देना, अगर मैं पिता में यहाँ पे बना रहा हूँ हाइट का जीन तो ये गलत है। हाइट का जीन है तो वो सेम नंबर के क्रोमोसोम पर और सेम जगह, जगह मतलब लोकेशन या लोकस। ओके, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट, हाइट का जीन है, ये देखो, ये हाइट का जीन है दोनों। जब ये जीन सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम पर है, सेम नंबर क्रोमोसोम पर है, 11वीं जोड़ी पर है, मतलब एक 10 और दूसरा 11 पे तो नहीं है ना, दोनों 11 पर हैं, मतलब सेम जोड़ी के गुणसूत्र पर हैं। इसको हम कह सकते हैं, अच्छा, दोनों गुणसूत्र एक ही जैसे हो, मदर का 11वां क्रोमोसोम और फादर का 11वां क्रोमोसोम, दोनों एक ही जैसे क्रोमोसोम तो होंगे ना, क्योंकि दोनों में जीन एक ही टाइप के हैं। जीन कहीं भी आगे पीछे नहीं होते, जीन का एक स्पेसिफिक लोकेशन होता है। तो जितने 11वें क्रोमोसोम के जितने भी जीन होंगे वो मैटरनल के 11वें क्रोमोसोम के जीन, पैटर्नल के भी 11वें क्रोमोसोम के जीन लगभग सेम होंगे, एक ही टाइप के होंगे। इसीलिए हम
सेम नंबर के क्रोमोसोम को कहते हैं होमोलोगस। होमोलोगस क्रोमोसोम, इनकी उत्पत्ति सेम हुई है तभी तो सेम टाइप के हैं ना। उत्पत्ति सेम हो तो उसको हम कहते हैं होमोलोगस या समजात गुणसूत्र। ध्यान देना, समजात गुणसूत्र हैं दोनों। अब समजात गुणसूत्र तो हैं 11वां और 11वां, दोनों समजात गुणसूत्र हुए। लेकिन उसमें भी अगर लक्षण समान लक्षण के जीन हैं तो वो समान जगह पर ही होंगे। तो होमोलोगस क्रोमोसोम प्लस दोनों के दोनों सेम लोकस पर हैं, सेम लोकेशन पर है। देखो ये पैटर्नल में हाइट का क्रोमोसोम यहाँ नहीं है, वो अपने ही जगह पर है। अगर यहाँ होता, नीचे होता या किसी दूसरे जगह पर होता तो उसको हम सेम लोकस नहीं बोलते। होमोलोगस क्रोमोसोम तो होता लेकिन लोकस सेम नहीं होता। सेम कैरेक्टर के जीन होमोलोगस क्रोमोसोम पर और सेम लोकस पर होते हैं। ओके, ध्यान देना। अगर कोई दो फैक्टर, ये एक फैक्टर और ये दूसरा फैक्टर, दो फैक्टर हैं, ठीक है ना, दो फैक्टर सेम कैरेक्टर के लिए हों, एक ही लक्षण के लिए हैं। दूसरी बात, होमोलोगस क्रोमोसोम पर हों और सेम लोकस पर हों तो इन दोनों को हम कहते हैं, दीज आर कॉल्ड एज एलील। एलील का मतलब अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन प्रेजेंट ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम एंड सेम लोकस। समजात गुणसूत्रों पर एक ही जगह पर स्थित हों तो उसे हम कहते हैं एलील। क्लियर? इसका क्वेश्चन कर लेता हूँ। मान लो कि ये 10th पेयर है, 10वां जोड़ी है क्रोमोसोम का, गुणसूत्र का 10वां जोड़ी। एक है कलर का जीन और दूसरा है हाइट का जीन, ठीक है ना। अब बताओ कि ये कलर और हाइट ये एक दूसरे के एलील हैं क्या, हैं या नहीं हैं? देखो दोनों का कैरेक्टर सेम नहीं है, कैरेक्टर दोनों का अलग अलग है, इसीलिए ये एलील नहीं है। ओके, दूसरी बात, ये क्रोमोसोम नंबर 10 है और ये क्रोमोसोम नंबर 11 है, इस पे एक जीन है और इस पर एक जीन है। ये बताओ एक दूसरे के एलील हैं क्या? ये एक दूसरे के एलील हैं क्या? नहीं, होमोलोगस क्रोमोसोम पर नहीं है, समजात गुणसूत्र पर नहीं है, एक 10वां पर है, दूसरा 11वां पर है, गलत है। अब मैं कह रहा हूं कि ये भी 10वां क्रोमोसोम और ये भी 10वां क्रोमोसोम, ये हाइट का जीन है और ये भी हाइट का जीन है, लेकिन दोनों सेम लोकस पर नहीं है, एक कहीं और है और दूसरा कहीं और है। अब बताओ एलील है क्या? सेम कैरेक्टर के हैं, हाइट के लिए सेम लक्षण के लिए हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम पर भी हैं लेकिन सेम लोकस पर नहीं है। तो हो सकता है हाइट के दो जीन हो, एक यहाँ हो दूसरा यहाँ हो, ठीक है ना, सेम लोकस पर नहीं है, ये अलग अलग जीन है, अलग अलग जीन है। हालांकि कैरेक्टर सेम है लेकिन दोनों जीन अलग अलग हैं। अगर सेम जीन होते तो एक ही लोकस पर होते, दोनों जीन अलग अलग हैं, इसीलिए ये एलील नहीं है। मैं कहता चलो ये 12वां नंबर का क्रोमोसोम, ये भी 12वां नंबर का, ये हाइट का जीन और ये हाइट का जीन दोनों एक साथ हैं, एक ही जगह पर हैं, मतलब ये सेम कैरेक्टर के लिए हैं, सेम नंबर क्रोमोसोम पर हैं, मतलब होमोलोगस क्रोमोसोम पर हैं। और दूसरी बात, सेम लोकस पर हैं, एक ही जगह पर हैं, तो हम कह सकते हैं कि हाँ
ये दोनों हो सकता है एक ही जीन के दोनों अल्टरनेटिव फॉर्म है। हो सकता है एक टॉल का हो सकता है दूसरा डॉर्फ का हो, या हो सकता है एक टॉल हो दूसरा भी टॉल हो सकता है दोनों डॉर्फ हो। मतलब एक ही जीन के पार्ट हैं, एक ही जगह पर हैं, मतलब मैं कंफर्म हूँ कि हाँ ये एक ही जीन है, तो हम इनको कहेंगे ये एलील हैं। एलील को हिंदी में कहते हैं युग्म विकल्पी। युग्म विकल्पी, युग्म का मतलब जोड़ा, विकल्पी का मतलब ऑप्शन। हो सकता है एक जीन के 2-4 ऑप्शन हो, एक ही जीन है हाइट का, हो सकता है 2 ऑप्शन हो, इसके पास 2 विकल्प हो, जोड़े के विकल्प। एक जोड़े का विकल्प, एक मतलब जोड़ा है उसका एक विकल्प टॉल है और दूसरा विकल्प ड्वार्फ है। क्लियर है? एलील का मतलब समझना। अगर वीडियो समझ में ना आए अभी तो इसको फिर से एक बार प्लेबैक कर लेना, ओके? क्योंकि ये पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट्स मैं एलील का बता चुका हूँ और ये आने वाले टाइम पर आपको काम आने वाला है। क्रॉसिंग ओवर में काम आएगा, लिंकेज में काम आएगा, हाँ, और जो मेंडलिज्म है सारा काम आएगा। बेसिक्स इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। ये कितने नंबर का पॉइंट था? तीसरा। चौथा देखो, फोर्थ पॉइंट। लेट्स सी व्हाट इज होमोजाइगस कंडीशन। होमोजाइगस या समयुग्मजी का मतलब, समयुग्मजी का मतलब क्या होता है? देखो, होमो का मतलब सेम, जाइगस का मतलब जाइगोट, वैसी सम का मतलब समान, युग्मजी का मतलब युग्मनज या जाइगोट। ओके, ध्यान देना इधर देखो। मान लो कि ये मेल पेरेंट है और ये है फीमेल पेरेंट, ठीक? मतलब ये दोनों पूर्वज हैं, एक मातृक पूर्वज है और दूसरा पिता पूर्वज। इनके पास क्रोमोसोम है, ये देखो मैंने होमोलोगस क्रोमोसोम बनाया है, और भी बहुत सारे क्रोमोसोम हैं जोड़े में है। जो मेल पेरेंट और फीमेल पेरेंट है ये द्विगुणित है, क्योंकि इनके पास क्रोमोसोम के 2 सेट हैं, इसीलिए द्विगुणित करेंगे। 2 सेट मतलब द्विगुणित। देखो, मेल पेरेंट जो गैमिट बनाएगा हैप्लॉइड, आपको पता है गैमिट्स हैप्लॉइड होते हैं। गैमिट्स जितने भी होते हैं वो हैप्लॉइड, मतलब गुणसूत्रों का जो 2 जोड़ा है पेरेंट के पास, उसमें से सिर्फ एक ही जोड़ा गैमिट्स में जाता है, मतलब गैमिट्स हैप्लॉइड होते हैं। देखो, मैं इस क्रोमोसोम की बात कर रहा हूँ। जब पेरेंट में ये जोड़े में थे क्रोमोसोम, कारक जोड़े में थे, इनमें से सिर्फ एक ही क्रोमोसोम या सिंगल सेट, एक ही सेट गैमिट्स में आता है। वैसे फीमेल में भी एक सेट आया गैमिट में, इतना पता है आप लोग को। देखो, गैमिट्स हैप्लॉइड होते हैं या अगुणित होते हैं, ठीक है? ध्यान देना है यहाँ पर, ये क्या है? व्हाट इज दिस? दिस इज जीन। किसी लक्षण के लिए जिम्मेदार है जीन। जीन का अल्टरनेटिव फॉर्म, इसको हम कह सकते हैं कि ये है एलील। ये दोनों एक दूसरे के एलील हैं, ओके, या फैक्टर्स हैं। जोड़े में है पेरेंट में, इनमें से सिर्फ सिंगल एलील ही आया है। एक ही युग्म विकल्पी, सिर्फ एक युग्म विकल्पी, चाहे वो टॉल हो या ड्वार्फ, सिर्फ एक, इनमें से कोई एक ही आया है गैमेट में। मान लो कि ये टॉल का एलील है और ये भी टॉल का एलील है, कोई नहीं बोलोगे सर इसको ड्वार्फ का बना दो। हाँ, अभी भी दोनों एलील ही है, दोनों एलील हैं, ओके। टॉल एंड ड्वार्फ के दोनों एलील्स हैं। वैसे फीमेल पेरेंट में आप जो बोलोगे वही मैं लिख ले रहा हूँ। मान लो कि ये फीमेल है, वो ड्वार्फ है, थोड़ी बौनी है, ओके। तो फीमेल के पास मान लो कि दोनों एलील स्मॉल टी या ड्वार्फ के एलील। आखिर हाइट जीन तो सेम है, लेकिन एलील्स अलग अलग टाइप के हैं। कोई टॉल का एलील है, कोई ड्वार्फ का एलील है, ओके। देखो, अब मेल पेरेंट से जो गैमिट बना है, हो सकता है कि इसके पास
आखिर एलील तो एक ही आना है। हो सकता है इसके पास लंबेपन का एलील हो या फिर ड्वार्फ का एलील हो। दो में से कोई एक ही हो सकता है। दो में से कोई एक एलील आया है, या तो कैपिटल टी होगा या तो स्मॉल टी होगा, या तो टॉल का एलील होगा या ड्वार्फ वाला एलील होगा, कोई एक ही होगा। वैसे फीमेल पेरेंट में तो दोनों ड्वार्फ के एलील हैं, तो उसके गैमेट्स तो हमेशा ड्वार्फ ही होंगे। अपने हिसाब से कुछ भी बना सकते हैं। देखो, अब ये दोनों गैमेट्स एक साथ कंबाइन हुए, मतलब इनमें फर्टिलाइजेशन निषेचन हुआ। तो निषेचन के फलस्वरूप आप लोग को पता है कि जाइगोट बनता है। जाइगोट से ऑफस्प्रिंग या नया जीव बनता है, ऐसा होता है। अब जाइगोट में दोनों गैमेट्स एक साथ जुड़ गए, तो हर एक गैमेट्स में सिंगल सेट था क्रोमोसोम का। वो सिंगल सेट के क्रोमोसोम, एक पैटर्नल मैटरनल दोनों क्रोमोसोम एक साथ आ गए और जाइगोट वापस डिप्लॉइड हो गया, द्विगुणित हो गया। अब देखो, मेल पेरेंट से और फीमेल पेरेंट से कौन कौन से एलील आए होंगे। मेल पेरेंट से हो सकता है कैपिटल टी आ गया, फीमेल से स्मॉल टी आ गया। दोनों एलील सेम है क्या जाइगोट में? एक ही कैरेक्टर के जो एलील हैं वो दोनों सेम है क्या? अभी नहीं। तो हम इस कंडीशन को कहेंगे हेटेरोजाइगस। हेटेरोजाइगस, इनके ये जो युग्मनज है, जाइगोट है, इसमें जीन के एलील समान नहीं है, इसीलिए हम इसको कहेंगे विषम युग्मजी या विषम युग्मनज। मान लो कि कोई बच्चा ऐसा हुआ जिसमें दोनों स्मॉल टी दोनों सेम टाइप के एलील हैं, तो इस कंडीशन को कहेंगे हम होमोजाइगस, या समान तरह के एलील हैं इस युग्मनज में, इसलिए सम युग्मज। ओके, तो होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस कंडीशन क्लियर है। होमोजाइगस में सेम टाइप के एलील्स होते हैं, जबकि हेटेरोजाइगस में डिफरेंट टाइप के एलील्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, व्हाट डू यू मीन बाय फिनोटाइप? फिनोटाइप क्या है? फिनोटाइप समझना है। मान लो कि ये कोई जीव है, कोई ऑर्गेनिज्म है, जिसमें लंबेपन का जीन डिप्लॉइड है, जिसमें लंबेपन के लिए जीन है कैपिटल टी। ये एक दूसरे के एलील हैं, साफ साफ दिख रहा है। अब इस आदमी का लक्षण बताओ, या इस जीव का लक्षण बताओ, ये कैसा होगा? चलो इसका जेनेटिक मैकअप देख लो। जेनेटिक कंपोजिशन क्या है? जेनेटिक कंपोजिशन क्या है इसका? भाई, इसके पास क्रोमोसोम के 2 सेट हैं, यहाँ पर 2 फैक्टर्स हैं। एक फैक्टर हो सकता है जो पैटर्नल रहा हो, वो भी टॉल का है, और दूसरा फैक्टर जो मैटरनल है वो भी टॉल है। दोनों से टॉल का फैक्टर आया है, टॉल फैक्टर आया है, हाइट में लंबेपन का जीन आया। ओके, तो इनका जेनेटिक कंपोजिशन मैंने यहाँ पर लिख दिया कि इसके पास 2 फैक्टर्स हैं या 2 एलील हैं, दोनों टॉल के हैं। इसको हम कहते हैं इसका जेनेटिक मेकअप का टाइप या जीनोटाइप। इसके जीन का क्या प्रारूप है ये मैं लिख दिया हूँ, कैपिटल टी, इसको कहते हैं जीन प्रारूप। ओके, जो आँख से हमको नहीं दिख रहा है, उसके सेल के अंदर है वो, ठीक है ना। अब इस जीनोटाइप के कारण
दोनों एलील लंबेपन के हैं, तो ये जो जीव है, ये बॉडी है, ह्यूमन है, जो कुछ भी है, ये लंबा होगा, टॉल होगा, ये लंबा होगा, तो इसका कैरेक्टर कैसा हुआ? टॉल। तो जीन के कारण जो लक्षण आया है, ये देखो, ये टॉल कैरेक्टर है, जीन के कारण जो लक्षण आया है, इस लक्षण को हम कहते हैं फिनोटाइप। फिनोमिना मतलब लक्षण, कैसा लक्षण आया है उसको हम कहते हैं लक्षण प्रारूप। ओके, एक एग्जांपल और बता देता हूँ। मान लो कि ये रोज है, गुलाब का फूल है, जिसमें कलर के लिए जीन है, ठीक है ना। रोज में कलर का जीन है, इस जीन के दो एलील्स हैं, दो एलील हैं, एक रेड कलर बनाता है और दूसरा पिंक कलर बनाता है या व्हाइट कलर बनाता है, ठीक है ना। व्हाइट कलर मान लो, दूसरा है वो व्हाइट कलर बनाता है, मतलब दो टाइप के एलील हैं इस जीन में। कोई भी प्लांट या कोई भी सेल हो सकता है पूरा पूरा रेड के एलील हो उसके पास, या फिर हो सकता है उसके पास आधे एलील रेड कलर वाले हों, आधे एलील व्हाइट कलर वाले हों, या फिर हो सकता है उसके पास जो दोनों एलील हैं वो व्हाइट कलर वाले, मतलब कलर के जीन तो है ना। तो ये कैपिटल आर बोलो या कैपिटल आर बोलो या स्मॉल आर बोलो, ये सारे के सारे एलील्स, ठीक है ना। ये सारे के सारे कैपिटल आर स्मॉल आर, ये हैं जीनोटाइप, ये है जीनोटाइप। मैंने जेनेटिक मेकअप यहाँ पे लिखा है ना, इसीलिए इसको हम बोलेंगे जीनोटाइप। इसके कारण लक्षण कौन से आ रहे, इसके कारण लक्षण कौन से आ रहे, लक्षण कैसा आ रहा है? कैपिटल आर के कारण रेड कलर आ रहा है, कैपिटल आर स्मॉल आर के कारण गुलाब का कलर पिंक हो जा रहा है, स्मॉल आर के कारण गुलाब का कलर व्हाइट हो जा रहा है। तो ये जो मैं बाहर से देख रहा हूँ अपनी आंखों से, इसको कहते हैं फिनोटाइप या लक्षण प्रारूप। क्लियर है जीनोटाइप एंड फिनोटाइप क्या होता है? ओके, देखो नेक्स्ट पॉइंट, फिनोकॉपी। फिनोकॉपी का एक अच्छा सा एग्जांपल मैं आप लोग को समझा दे रहा हूँ। मान लो कि ये मेल पेरेंट है और ये है फीमेल पेरेंट। एक पिता है और दूसरी माता जी। पिताजी और माता जी दोनों टॉल हैं, दोनों लंबे के लंबे, दोनों लंबे, मतलब इसके पास हो सकता है कैपिटल टी जीन हो दोनों के पास, मतलब टॉलनेस का जीन, ज्यादा हाइट वाले जीन, तो दोनों लंबे लंबे। तो इन दोनों के गैमेट भी लंबे लंबे वाले ही बनेंगे। जब इनका बच्चा होगा, जाइगोट बनेगा, तो वो भी, उसमें भी जीन लंबेपन वाले होंगे। मतलब कैपिटल टी जो लिखा हूं मैं, ये है जीनोटाइप। इसके कारण बच्चा कैसा होगा? लंबा होगा, हाइटेड होगा, इसको हम कहेंगे फिनोटाइप। ओके, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। लेकिन हुआ क्या कि बच्चे को हो गया माल न्यूट्रिशन या कुपोषण। उसको खाने को नहीं मिला ठीक से, उसको प्रोटीन नहीं मिला। जब खाने को ठीक से नहीं मिला, उसका बॉडी ठीक से काम नहीं कर रहा है, ग्रोथ हार्मोन का सिंथेसिस नहीं हो पाया, प्रोटीन को बन ही नहीं पाया प्रोटीन, तो उसका हाइट बढ़ेगा क्या? उसका जीन तो है कैपिटल टी बढ़ाने वाला जीन है, लेकिन उसके पास खाना पीना ही नहीं है, तो वो कहाँ से ग्रोथ करेगा? बढ़ेगा ही नहीं। कुपोषण के कारण, इंपॉर्टेंट पॉइंट, कुपोषण के कारण वो बच्चा हो गया बौना, कुपोषित बच्चा हो गया बौना। ओके, ठीक है, वो बच्चा बौना हो गया।
टॉल नहीं हो पाएगा। एक दूसरा एग्जांपल बता रहा हूँ इसी के साथ साथ। इन्हीं का कोई रिलेटिव है या इनके चाचा या कोई रिश्तेदार में लगते हैं, मेल और फीमेल हैं, ये दोनों ड्वार्फ हैं, ये दोनों बौने हैं, ठीक है, ये दोनों बौने हैं। हुआ क्या कि इनके जो गैमिट्स बनेंगे वो बौने वाले गैमिट्स बनेंगे, इनका बच्चा भी बौना होगा। मतलब जीनोटाइप कैसा है, बौना वाला जीनोटाइप है, बौना वाला जीनोटाइप है। इनको ठीक से खाना पीना मिला, सब कुछ मिला, फिर भी बच्चा बौना ही हुआ, क्योंकि इनके पास लंबेपन का जीन ही नहीं है। बोलोगे सर, जिसके पास जीन है लंबेपन का वो भी बौना हो गया माल न्यूट्रिशन के कारण, और जो बौना है उसका बच्चा तो बौना ही है, तो यहाँ पर जीनोटाइप का कोई मतलब ही नहीं हुआ। देखो सिंपल सी बात है, ये इन्वायरमेंटल कंडीशन, इसको अच्छा खाना पीना मिल रहा है, गुड न्यूट्रिशन, कुछ भी हो, न्यूट्रिशन अच्छा हो ना हो जैसा भी, इन्वायरमेंटल कंडीशन के कारण दोनों का जीनोटाइप अलग अलग है, लेकिन फिनोटाइप सेम होगा। भले ही जीनोटाइप अलग अलग है, लेकिन इन्वायरमेंटल पर्यावरण परिस्थितियों के कारण दोनों के लक्षण समान दिख रहे हैं। तो इस फिनोमिना को हम कहते हैं दोनों के लक्षण एक दूसरे के कॉपी है। जीनोटाइप कॉपी नहीं है लेकिन लक्षण कॉपी हो गए, इस फिनोमिना को कहते हैं, या इसे हम कहेंगे फिनोकॉपी, इसको हम कहते हैं फिनोकॉपी। ओके, क्लियर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाइब्रिड वीगर। वीगर का मतलब एक तरह से उत्तेजना होता है या सुपीरियर होता है, सुपीरियर या ज्यादा अच्छे गुणों वाला। तो ऐसा क्या चीज है भाई हाइब्रिड में, ऐसा क्या चीज है हाइब्रिड में कि वो ज्यादा अच्छा हो गया। देखो हाइब्रिड वीगर, या फिर इसका हिंदी में और कुछ मीनिंग होता है, इसको हेटेरोसिस भी कहते हैं, हाइब्रिड वीगर या हेटेरोसिस। हाइब्रिड वीगर का हिंदी खोजना तुम लोग, हेटेरोसिस का मतलब बता देता हूँ। मान लो कि एक गाय है, जर्सी नस्ल की गाय, इसकी खास बात क्या है, इसका प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, ये बहुत ज़्यादा दूध देती है, जर्सी गाय बहुत ज़्यादा दूध देती है। लेकिन जर्सी गाय को यहाँ इंडिया में लाओगे, गांव में रखोगे तो इसको प्रॉपर टेम्परेचर चाहिए, प्रॉपर ह्यूमिडिटी चाहिए, साफ सुथरा जगह चाहिए, हर चीज़ चाहिए, डिसीज फ्री इन्वायरमेंट चाहिए इसके लिए, जो कि यहाँ लगभग पॉसिबल नहीं हो पाता है। इसके लिए सारे इन्वायरमेंटल कंडीशंस बनाए जाते हैं वैसे, तब जाके ये गाय यहाँ सरवाइव करती है और इससे अच्छा प्रोडक्टिविटी मिलता है। मतलब इस गाय के पास सिर्फ एक अच्छा कैरेक्टर है, इसके पास एक अच्छा लक्षण है कि इसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ की जो देसी गाय हैं, जैसे कि गीर हो गई, कांकरेज हो गया और बहुत सारे गाय हैं, तो इनमें मिल्क का प्रोडक्शन तो नहीं होता ठीक ठाक, कम होता है मिल्क प्रोडक्शन, लेकिन इनका इन्वायरमेंट और डिसीज रोग प्रतिरोधक क्षमता ज़्यादा है, रोग प्रतिरोधकता ज़्यादा है यहाँ की जो गाय है। मतलब दोनों में कोई ना कोई गुड कैरेक्टर है, एक में प्रोडक्टिविटी ज़्यादा है तो दूसरे में डिसीज रेजिस्टेंस। दोनों के पास एक अच्छा लक्षण तो है ना। हमने क्या किया कि दोनों का हाइब्रिड बना दिया, हाइब्रिडाइजेशन या संकरण करा दिया।
दोनों का मैटिंग करा दिया, एक का गैमेट दूसरे का गैमेट लिया और ये जाइगोट बन गया। मतलब बहुत सारे बच्चे हुए, उनमें से कोई एक बच्चा तो ऐसा होगा, कोई तो ऐसा होगा जिसमें एक गाय का मिल्क का जीन आया होगा, इससे मिल्क वाला जीन आ गया, और दूसरे से प्रतिरोधकता का जीन आ गया। ये दोनों जीन आ गए, मिल्क प्रोड्यूसिंग जीन और प्रतिरोधकता का जीन। देखो जो बच्चा हुआ दोनों का, वो ज्यादा दूध वाला होगा और डिसीज के लिए रेजिस्टेंट। मतलब जर्सी गाय और देसी गाय, जर्सी और देसी का जो बच्चा होगा उसकी प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा होगी, क्योंकि जर्सी का उसमें मिल्क वाला जीन आ गया, और देसी गाय से जो नॉर्मल गाय हैं उनसे डिसीज रेजिस्टेंस का जीन आ गया। इसके कारण जो बच्चा है उसकी प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा होगी और डिसीज रेजिस्टेंट भी होगा। तो जो दोनों पेरेंट हैं उससे तो ये सुपीरियर हुआ ना, उससे ज़्यादा अच्छा हुआ। जर्सी के पास डिसीज रेजिस्टेंस नहीं था, इसके पास तो वो भी है। देसी के पास मिल्क प्रोडक्टिविटी नहीं था, इसके पास तो है। मतलब ये जो ऑफस्प्रिंग है या संतान है, इनमें दोनों पेरेंट से ज़्यादा अच्छे लक्षण हैं। ये जो ज़्यादा अच्छे लक्षण हैं इसको हम कहते हैं हाइब्रिड। ये हाइब्रिड है, दोनों का मिक्सअप है, इसलिए हाइब्रिड बोल रहे हैं। और दोनों से ज़्यादा अच्छा है, इसमें ओज ज़्यादा है। ओज का मतलब विगर, मतलब इसके पास अच्छे कैरेक्टर, वो तेज ज़्यादा है, तो इसको हम कहते हैं हाइब्रिड विगर। समझना मेरी बात, हाइब्रिड विगर कब आता है, विगर कब आ रहा है, ओज या बहुत अच्छा लक्षण, सुपीरियर लक्षण कब आ रहा है, हाइब्रिडाइजेशन से। इसीलिए इसको हम कह रहे हैं हाइब्रिड विगर। ओके, दोनों पेरेंट्स से ज़्यादा अच्छा कैरेक्टर है। यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाइब्रिड विगर। अब अगली बात ध्यान देना, हाइब्रिड विगर या फिर इसको हम कहते हैं हेटेरोसिस। दिस इज हेटेरोसिस। हाइब्रिड विगर और हेटेरोसिस। हेटेरोसिस का मतलब हेटेरोजाइगोसिटी। हेटेरोजाइगस क्यों बोल रहा हूं मैं, हेटेरोजाइगस इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि देखो जर्सी गाय का कोई जीन और देसी गाय का दूसरा जीन, ठीक है ना, वो दोनों एक साथ आए। दोनों जीन एक जैसे हैं क्या, नहीं, जर्सी गाय का अलग जीन और देसी गाय का अलग जीन, दोनों जीन एक साथ आए। तो दोनों जीन अगर सेम होते, सेम एलील होते, सेम एलील, तो हम इसको कहते हैं होमोजाइगोसिटी, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर अलग अलग कैरेक्टर कंबाइन हो रहे हैं, अलग अलग, इंपॉर्टेंट वर्ड अलग अलग, और दूसरा वर्ड कैरेक्टर, अलग अलग कैरेक्टर एक साथ कंबाइन हो रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं हेटेरोसिस। ये ऐसा हेटेरोसिस है, जो एग्जांपल बताऊं मैं, ये ऐसा हेटेरोसिस है जिसमें अच्छा कैरेक्टर आए, इसीलिए हम इसको कहते हैं हाइब्रिड विगर। ओके, देखो अगर हम इसमें फाइनली जो हमको गाय मिली है, जो बछड़ा मिला है, इसमें हम इन ब्रीडिंग कराते हैं, बार बार इन ब्रीडिंग कराते हैं, बार बार अंतः प्रजनन कराते हैं। मतलब 4 से 6 पीढ़ी के अंदर
उनके सगे संबंधियों से, जो बच्चे हैं बहुत सारे बच्चे, उन्हीं में हम बार बार क्रॉस करा रहे हैं। तो हो सकता है ऐसा कि होमोजाइगोसिटी बढ़ना शुरू, होमोजाइगोसिटी हेट्रोजाइगोसिटी कम होना शुरू हो जाए और होमोजाइगोसिटी बढ़ते जाए। आसपास के रिलेशन में अगर संबंध रहेगा तो होमोजाइगोसिटी तो बढ़ेगी। आप लोग पढ़ चुके होंगे वो एनिमल ब्रीडिंग में, होमोजाइगोसिटी बढ़ेगी। इन ब्रीडिंग कराने से, बार बार इन ब्रीडिंग कराने से, बार बार इन ब्रीडिंग कराने से हेट्रोजाइगोसिटी कम होती है और होमोजाइगोसिटी बढ़ती है, समयुग्मजता बढ़ती है। बताओ विगर कैसे आया था, अच्छा कैरेक्टर कैसे आया था? हेट्रोजाइगोसिटी से, दोनों के कॉम्बिनेशन हाइब्रिड बनने से अच्छा कैरेक्टर आया था। लेकिन इनब्रीडिंग कराने से जो हाइब्रिड था वो हाइब्रिड कम होते जा रहा है और होमोजाइगोसिटी बढ़ते जा रहा है। जो होमोजाइगोसिटी बढ़ रहा है इसके कारण इनकी प्रोडक्टिविटी कम होने लगेगी, या फिर इनका डिसीज रेजिस्टेंस या रोग प्रतिरोधात्मकता होनी शुरू हो जाएगी, कम होते जाएगी। होमोजाइगोसिटी बढ़ने से प्रोडक्टिविटी कम होने लगती है, डिसीज रेजिस्टेंस कम होने लगा या अच्छे कैरेक्टर कम होने लगे। इस फिनोमिना को या ऐसा होना कहलाता है इनब्रीडिंग डिप्रेशन। इनब्रीडिंग डिप्रेशन या बार बार अंतः प्रजनन कराने से अवसादन हो रहा, अंतः प्रजनन अवसादन, ठीक है ना। होमोजाइगोसिटी बढ़ने लगी तो मिल्क प्रोडक्शन भी कम होना शुरू हो गया और डिसीज रेजिस्टेंस भी कम होना शुरू हो गया। बोलोगे अरे यार वो बच्चा अच्छा था जो पहली बार में मिला था, अच्छा दूध भी होता था और उसमें डिसीज रेजिस्टेंस भी था, लेकिन अब कई पीढ़ियों के बाद तो अब ऐसा बात बराबर हो गया, प्रोडक्टिविटी भी कम हो गई और डिसीज रेजिस्टेंस भी कम हो गया। तो अब करें क्या? हम चाहते हैं वापस हेट्रोजाइगोसिटी आए, तो हम उनके सगे संबंधियों से मैटिंग नहीं कराएंगे, अब हम किसी दूर के रिश्तेदार से मैटिंग कराएंगे जिसमें अच्छे कैरेक्टर। ओके, तो अब हम कराएंगे उसमें आउटब्रीडिंग, मतलब दूर के रिश्तेदार से उनका क्रॉस कराएंगे तो वापस उनको प्रोडक्टिविटी मिल जाएगी। ओके, ठीक। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी है पूरे लेक्चर्स। अगर समझ में नहीं आता है तो फिर से इसको रिपीट करना, बहुत इंपॉर्टेंट। मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ ध्यान देना, मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ अभी बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको लग रहे होंगे कि कितना लेंदी, मतलब 1-1.5 घंटा हो गया सिर्फ इतना छोटा सा चीज़ पढ़ाया हूँ। देखो जो पढ़ चुके हो, जो मेरा लेक्चर अटेंड कर चुके हैं या दूसरे टीचर से भी पढ़ लिए हैं, उनको तो लग रहा होगा बहुत लेंदी है और उनको ये भी समझ में आ रहा होगा कि मैं ऐसा क्यों पढ़ा रहा हूँ। जो लोग नए हैं इस लेक्चर पे ध्यान देना, जो मैं अभी पढ़ा रहा हूँ इसको बेसिक बिल्कुल समझ के रखना है ताकि आने वाले टाइम पर जब मैं दूसरा चैप्टर पढ़ाऊँगा तो ऐसी बता दूँगा। मतलब 1 घंटे का लेक्चर है उसको मैं आधे घंटे में ही कंप्लीट कर दूँगा। इसको समझोगे तब आगे समझोगे, अगर अभी नहीं समझे, अभी फोकस नहीं किए तो आने वाले टाइम पर थोड़ा दिक्कत होगा। ओके, ऑल द बेस्ट।